Hi guys, so we are back today with the new question. आज का क्वेश्चन ऑन ग्रामदान मूवमेंट एंड भूदान मूवमेंट जो 2013 के GS1 पेपर में पूछा गया था. अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तब उस वक्त ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये ना एनसीईआरटीज में बहुत डिटेल में लिखा हुआ था, ना उस वक्त जो हम ट्रेडिशनली जो बुक पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम की उसमें इतना डिटेल में था. Mostly this particular topic was covered in Bipin Chandra's India Struggle for Independence वाली बुक. तो इसलिए you need to understand this कि मेंस की प्रिपरेशन जब होती है तो at that point of time you need to read in a very much in very much depth. So that's the reason because of which जब मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो उस वक्त इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बिपिन चंद्रा की बुक है वो आपने पढ़ना ही है. So let's start with this. देखते ही आंसर किस तरीके से टैकल किया जा सकता है. मुझे ये आंसर लिखने के लिए लगा है 7 मिनट 50 सेकेंड. 7 minutes 50 seconds is the time which I have taken for this one. 7 minutes around 50 seconds. Alright, तो let's see किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था. क्वेश्चन है critically discuss the objectives of Bhudan and Gramdan movement initiated by आचार्य विनोबा भावे and their success. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले तो कीवर्ड देख लेते हैं. क्रिटिकली डिस्कस पूछा है सबसे पहले. क्रिटिकली डिस्कस, अंडरस्टैंड दिस. मैंने बताया था आपको एक्सप्लेन, डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, इलस्ट्रेट, ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं. जब भी क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली डिस्कस होता है ना तो उस वक्त आपको पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स दोनों की दोनों बताना है वहां पे अपने डिस्कशन में. बट एट द सेम टाइम इसमें प्रायोरिटी वाइज पहले निगेटिव पॉइंट्स होने चाहिए एंड देन यू गिव योर पॉजिटिव पॉइंट्स. ऑलराइट, and then later in the conclusion you need to summarize your entire answer. तो ये structure होना चाहिए when the question is asking you to critically analyze. Okay, so the question is critically discuss objectives of Bhudan and Gramdan movement. तो भूदान और ग्रामदान ये दो important है, उनके objectives discuss करने initiated by आचार्य विनोबा भावे and their success. तो success तो देखो लिखना ही है. तो इसका introduction कैसे होगा? introduction में इस पूरे क्वेश्चन में मुझे दो लोग दिख रहे, दो चीजें दिख रही. जैसे विनोबा भावे के बारे में मुझे बताना होगा कि विनोबा भावे कौन थे. दूसरा, मुझे ग्रामदान और भूदान मूवमेंट के बारे में भी इसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. सो दैट विल ऐड वैल्यू इनटू माय आंसर. तो मैंने लिया है विनोबा भावे वाज एन इंडियन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट्स. ठीक है, ह्यूमन राइट और नॉन वायलेंस के एडवोकेट थे. इतना इंफॉर्मेशन इनफ है. भूदान मूवमेंट विच ही स्टार्टेड इन 1951. ये आपको पता होना चाहिए कि भूदान 1951 में स्टार्ट हुआ था, ग्रामदान 1952 में स्टार्ट हुआ था. सो भूदान मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1951 वाज टू सिक्योर voluntary donations and distribute it to the landless. In 1952 the concept got widened into Gramdan which focused on common ownership of land. तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने विनोबा भावे के बारे में लिखा है, ग्रामदान मूवमेंट और भूदान मूवमेंट के बारे में डिटेलिंग कर दी है. तो इतना इंट्रोडक्शन इनफ है. दिस इंट्रोडक्शन विल फेच यू फुल मार्क्स. ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं अभी इसके बाद. प्रायोरिटी वाइज सेकंड में ऑब्जेक्टिव आता है. तो ऑब्जेक्टिव क्या था? अटेम्प्टेड टू ब्रिंग नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन इन इंडियाज लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम. ना अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे इसको केयरफुली एनालाइज करोगे ना तो इसमें अगर एक नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट है तो वो इस पॉइंट को कैसे लिखता? The Bhudan movement, which was started by Vinoba Bhave, has attempted to bring non-violent revolution in India's land reform program. See, this will increase the size of your point itself. जरूरी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि विनोबा भावे की मूवमेंट थी क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है. इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामदान एंड भूदान मूवमेंट. तो अननेसेसरीली उन्हीं वर्ड्स को फिर से रिपीट करना दैट डजंट मेक एनी सेंस. जितना आप अपने पॉइंट्स को क्रिस्प और शॉर्ट कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. तो इसमें मैंने एकदम छोटा सा attempted to bring, it attempted to bring भी मैंने छोड़ दिया, it भी नहीं लिखा. attempted to bring non-violent revolution in India's land reform movement, है ना. second point क्या है? urged landed classes like zamindars to voluntarily surrender part of their land to landless. तो आप देखो यहाँ पे पॉइंट मैं 1 से 1.5 लाइन के अंदर पॉइंट्स खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार, so that I'll be able to put many points. क्योंकि जो भी पॉइंट मैं लिखूंगा that will carry around half mark. तो जैसे इसको around half mark, here I'll get half mark. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इसका? बिग लैंडलॉर्ड्स. अब देखो जो पॉइंट्स आप लिखते हो ना उनको जनरलाइज्ड नहीं लिखना है या फिर एकदम घिसे पिटे पॉइंट्स जो होते हैं वैसे नहीं लिखना है. रादर यू नीड टू फाइंड सम यूनिक पॉइंट्स. अब सबको पता है कि भाई भूदान मूवमेंट में एक लैंडेड क्लास थी और उन्होंने ट्राई किया था कि विनोबा भावे हैज ट्राइड कि लैंडेड क्लास विल गिव सम पार्ट ऑफ हिज लैंड एंड विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द लैंडलेस लेबर्स. सबको पता है ये. सो उसमें
नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट में ये भी पता था हमें कि भाई जो लैंडेड क्लास थी, दे हैव गिवन अनफिट लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब खराब खराब जमीन जो है वो दे दी। तो ये तो पता है, बट इसके अलावा और भी आपको कुछ अलग से यूनिक पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू फेच मोर मार्क्स। ऑलराइट, so big landlords mostly donated unfit land for cultivation, a common point this one is. दूसरा, rather than democratic values, it emphasized master servant relation. Now this is the unique point, isn't it? It's like master is giving up his land है ना, voluntarily अपनी मर्जी से, तो एक kind of master servant relationship establish कर रहा था ये। So third was, it was not holistic in nature. क्यों? क्योंकि it was only talking about people who are completely landless, but what about people who are semi landless? कुछ लोगों के पास थोड़ी सी लैंड होती थी, but after that they still used to work as a tillage workers, तो उनके लिए भी कुछ करना था। तो this particular movement was not targeting those people. So यहाँ पर what we can do is, it was not holistic in nature as it did not include semi-landless who worked as a tillage worker. Now next point is, it also created greed for land among landless. आपने उम्मीदें जागरूक कर दी उन लोगों की, लैंडलेस लोगों की जमीन मिलेगी, सो इट हैज आल्सो क्रिएटेड ग्रीड। तो जिनको जमीन मिल गई उनको और जमीन की इच्छा थी, है ना। So that's why this is also an important point. This is also one of the negative aspect of this movement. It has created greed. Issues like slow progress, bribery, donation of fake land, take back of land, भाई land दे दी और वापस मांग ली, ये भी चीजें हमने इस movement में देखी थी। And that's the reason because of which this movement could not be that much success. Although 1960s में कुछ हद तक इसका सक्सेस देखने को मिला था, but after that, after late 1960s, this movement started getting weakened and weakened. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे इसके? टोटल 40 लाख एकर्स ऑफ लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस इन द स्पैन ऑफ 20 years. 20 साल में 40 लाख एकर्स की लैंड। दिस गिव ओनरशिप ऑफ लैंड टू लैंडलेस एंड हेल्प इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज करने में मदद किया। Helped in realizing the idea that land is the gift of the earth and it is the right of all. Now see, this is the unique point कि land is the gift of the earth and it is the right of all. ये सबको realize करवाने में भी इस particular movement ने help किया. So it was not only the materialistic thing which was there कि भाई land distribute कर दो, but it was also about creating that thought process among people that land is very important for all human beings. At the same time, India, which was not generating enough income through agricultural production because of land distribution, क्योंकि भाई अगर land मेरी है ही नहीं तो मैं उसमें efforts क्यों लूँगा। पहले ऐसा था कि जमींदार की लैंड नहीं हुआ करती, खुद की जमींदार की लैंड खुद की हुआ करती थी, बट दे नेवर यूज्ड टू वर्क इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। और जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे उनके नाम पे कोई लैंड नहीं थी। एंड दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द लैंड, दे डिड नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू पुट एनी फर्टिलाइजर और डू समथिंग फ्रॉम, बिकॉज ऑफ व्हिच द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वुड इंक्रीज। बट अब क्या हुआ? Landless को just because we have started giving land, that's the reason because of which now they started taking pains, they started putting more and more efforts in order to increase the agricultural production. Next, it has also encouraged Sarvodaya Samaj, which was a non-violent constructive revolutionary change of values. तो एक सर्वोदय समाज जो है उसकी एक कंसेप्ट जो है, ये विनोबा भावे ने दिया था, तो ये कंसेप्ट जो है वो इम्बाइब की गई। इट इनकरेज्ड गांधीज आइडियाज ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, तो हमने टोटल देखो कितना पॉइंट लिखा। हर एस्पेक्ट जो आप लिखते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट, दोनों के 5-5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स में वी हैव रिटन 2 पॉइंट्स। सो टोटल अराउंड वी हैव कवर्ड 12 पॉइंट गाइस। तो हर पॉइंट को अगर आपको आधा मार्क भी मिल रहा है तो स्टिल यू आर गेटिंग 6 मार्क्स आउट ऑफ इट। तो उसमें से अगर कोई पॉइंट लेट्स से एग्जामिनर को पसंद भी नहीं आया तो एक मिनिमम साइड पे यू कैन फेच 4 मार्क्स इन द बॉडी पार्ट इटसेल्फ। नाउ the introduction itself, because you have written all aspect of it, it can fetch you good half to 1 mark you will fetch for sure. Conclusion यहाँ पे important होता है। Initially this movement became very popular, but after late 1960s it got weakened due to legal litigation, lack of transparency, है ना। Nevertheless it became pioneer for cooperative farming in India. Conclusion का जो nature होता है ना, it is very much linked with the critically analyze part of the question or illustrate part of the question, explain part of the question, discuss part of the question. तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा है ना डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इलस्ट्रेट, उस हिसाब से ही आपको आपका कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कंक्लूजन में, आई हैव अगेन समराइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर आंसर।
ठीक है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट योर आंसर. थैंक यू गाइस.